भूतेश्वर कहानी का क्लाइमैक्स काफी ज्यादा उलझा हुआ था, है ना। एक तरफ हमारे हीरोज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और दूसरी तरफ एक बहुत ही खतरनाक यज्ञ की तैयारी हो रही थी। तो सवाल यह है कि आखिर में हुआ क्या। आइए इस पूरी कहानी के उस फाइनल ट्विस्ट को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि उस आखिरी बलिदान का असली मतलब क्या था। कहानी में एक पॉइंट आता है जब सबको लगता है कि चलो भूतेश्वर, वो जो भयानक राक्षस था, वो खत्म हो गया, हमेशा के लिए राख बन गया। पर तभी अंधेरे से एक आवाज आती है, मैं हूं भूतेश्वर। और बस यही वो पल था जब हीरोज के मन में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, वो भी खत्म हो गई। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ गई थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अरे लेकिन भूतेश्वर तो मर चुका था, है ना। उसे तो जलाकर राख कर दिया था, तो फिर वो वापस कैसे आ गया। बस इसी एक सवाल का जवाब इस कहानी के पूरे क्लाइमैक्स को समझने की चाबी है। यही वो धागा है जो हर एक घटना को आपस में जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस शैतान की वापसी हुई कैसे। कहानी हमें उस पल में वापस ले जाती है जब हमारे हीरोज भीमू, पूनम और आरव उस भयानक जगह से निकलने की अपनी आखिरी कोशिश कर रहे थे। और तभी उन्हें एहसास होता है कि अंधेरे में वो अकेले नहीं है। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, किसी तरह यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचना है और फिर वापस आकर अपने दोस्त नीरज को बचाना है। हाँ, वो थके हुए थे, डरे हुए भी थे, लेकिन उनका इरादा एकदम पक्का था। ये सिर्फ जान बचाने की दौड़ नहीं थी, ये अपने दोस्त के लिए उनकी लॉयल्टी का टेस्ट था। लेकिन जैसे जैसे वो भाग रहे थे ना, पूनम को एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे कोई है जो उन्हें देख रहा है। फिर उसे एक बहुत ही हल्की सी डरावनी हंसी सुनाई देती है। असल में पता है क्या हो रहा था? भूतेश्वर छिपकर उन्हें देख रहा था। वो उनके साथ एक गेम खेल रहा था, उनके डर के मजे ले रहा था, इससे पहले कि वो खुद उनके सामने आता। और अब आते हैं कहानी के उस पार्ट पर जो इसे इतना कॉम्प्लेक्स और मजेदार बनाता है। असल में ना, उस वक्त एक नहीं बल्कि दो खतरनाक चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ हमारे हीरोज अपनी जान बचा रहे थे और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। जरा सोचिए, एक ही टाइम पर दो अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी। एक तरफ भीमू, पूनम और आरव जो भूतेश्वर के चंगुल में फंसे थे, उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह जिंदा बचना। और दूसरी तरफ छायाना ने मीरा को अपने कंट्रोल में लेकर एक भयानक यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी थी और उसका मकसद था बलि देना। मतलब एक तरफ सर्वाइवल की लड़ाई तो दूसरी तरफ सैक्रिफाइस की साजिश। छायाना के काले जादू के वश में मीरा पूरी तरह लाचार थी। छायाना उसे अपने कपड़े उतारने और एक खतरनाक मंत्र बोलने पर मजबूर करती है, और वो मंत्र था रक्त उथिटा प्राणा जागरता। ये एक बलि की तैयारी थी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? मीरा को पता भी नहीं था कि वो खुद अपनी ही बलि के लिए मंत्र पढ़ रही है। और फिर वो मोमेंट आता है जब ये दोनों कहानियां आपस में टकराती हैं। इसे मौत का तांडव कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर एक हीरो अपनी जान देता है और एक ऐसी पावर सामने आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसी पावर जो पूरा का पूरा खेल ही पलट देती है। बिना किसी वार्निंग के भूतेश्वर हमला कर देता है और वो सीधा अपने हाथ से भीमों की पीठ के आर पार कर देता है। ये इतना अचानक और इतना क्रूर हमला था ना कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये भूतेश्वर की हैवानियत का सबसे खौफनाक सबूत था। मरते हुए भी भीमू के आखिरी शब्द अपने लिए नहीं थे, अपने दोस्तों के लिए थे। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पूनम से कहा, पूनम भागो यहां से अभी। उसकी आखिरी सांस भी दोस्ती और वफादारी की एक मिसाल थी। एक ऐसा सैक्रिफाइस जो कहानी के आखिर तक याद रहता है। लेकिन तभी कहानी में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। अपने अंधे गुस्से में भूतेश्वर अपनी ही पार्टनर छायाना पर अटैक कर देता है और इस हमले में छायाना के हाथ से एक बॉटल गिरकर टूट जाती है और उस बॉटल के अंदर कैद अगस्त्या नाम की एक मिस्टीरियस पावर आजाद हो जाती है। मतलब भूतेश्वर की एक गलती ने अनजाने में ही हीरोज के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। और अगस्त्य के आजाद होते ही पूरा गेम बदल जाता है। एक ऐसी पावर सामने आती है जिसके आगे भूतेश्वर की ताकत कुछ भी नहीं लगती। मालिक, या कह लीजिए एल्केमिस्ट। अब देखिए होता क्या है।
सबसे पहले काले जादू से बने हाथ जमीन से निकलते हैं और भूतेश्वर को जकड़ लेते हैं। फिर एल्केमिस्ट एक बहुत ही पावरफुल मंत्र पढ़ना शुरू करता है और आखिर में उस मंत्र की ताकत से भूतेश्वर हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो जाता है। भूतेश्वर को खत्म करने के बाद एल्केमिस्ट कहता है, अंत लिखने वाला मैं हूं। बस ये एक लाइन उसकी ताकत और इस पूरे खेल में उसकी असली जगह को एकदम साफ कर देती है। वो कोई छोटा मोटा विलन नहीं है, वो तो इस पूरी शतरंज का वो खिलाड़ी है जो तय करता है कि खेल का एंड गेम कैसे लिखा जाएगा। तो भूतेश्वर के खत्म होने के साथ लड़ाई का एक चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब जो हीरोज बचे थे उनके सामने एक नया चैलेंज था, अपने दुख और डर से बाहर निकलकर एक नया मकसद ढूंढना। एक ऐसा मकसद जिससे भीमू का सैक्रिफाइस बेकार ना जाए। जो लोग बचे थे, पूनम, आरव, प्रिया और राहुल, वो फिर से मिल तो जाते हैं, पर ये कोई खुशी का मौका नहीं था। जब प्रिया को पता चलता है कि उसका भाई भीमू मारा गया है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। इस जीत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी और उस दुख का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वो अपने इसी दुख को अपनी ताकत बनाते हैं। वो फैसला करते हैं कि घर वापस नहीं जाना है। भीमू के सैक्रिफाइस को सम्मान देने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, नीरज और मीरा को बचाना। राहुल एक मैप निकालता है और वो सब मिलकर उन जगहों को काट देते हैं जहां वो पहले जा चुके हैं। आखिर में बस एक ही जगह बचती है, मैप में सबसे नीचे, जहां एक पेड़ का निशान बना है। यही है उनकी अगली और शायद आखिरी मंजिल। उन्हें लग रहा था कि उन्हें एक रास्ता मिल गया है, उम्मीद की एक किरण। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई उनका अपना फैसला था या फिर वो किसी और के बिछाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहे थे। असल में ये कोई रास्ता नहीं था, ये एक शिकारी का जाल था। उनके हिसाब से उस आखिरी जगह पर जाना भीमू की मौत को सही मायने देने का एक तरीका था। ये एक बहुत ही इमोशनल और हिम्मत वाला फैसला था जो दोस्ती और वफादारी से निकला था। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, अपने दोस्त के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ठीक उसी वक्त छाया ना एल्केमिस्ट से कह रही होती है, मालिक, बच्चे तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। और बस ये एक लाइन पूरा खेल पलट देती है। जिसे हमारे हीरोज अपना प्लान समझ रहे थे, अपनी मर्जी समझ रहे थे, वो असल में एल्केमिस्ट के ही खतरनाक प्लान का एक हिस्सा था। एल्केमिस्ट छाया को वार्न करता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और फिर वो उसे भीमू की बॉडी ढूंढकर लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसके बिना वो भयानक यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। मतलब साफ है, भीमू का सैक्रिफाइस अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में वो तो बस शुरुआत थी। और यहीं पर ये पूरा एनालिसिस एक सवाल पर आकर रुक जाता है। अपने दोस्त को इज्जत देने के लिए, एक नेक इरादे से एक प्लान बनाकर, क्या हमारे हीरोज ने अनजाने में अपनी ही किस्मत पर ताला लगा दिया है? क्या उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी दोस्ती, उनकी लॉयल्टी ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिसे एल्केमिस्ट एक जाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है?